नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है एयर यानी कि वायु। दोस्तों, हमारी धरती चारों तरफ से वायु की यानी कि एयर की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। और धरती पर जितने भी जीव हैं वो जीवित रहने के लिए इसी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, राइट, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है और अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो इस अल्ट्रावायलेट रेज से हमें तमाम तरह की जो स्किन डिजीज़ है वो हो सकती थी, राइट। इसलिए एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करता है। इसके अलावा दिन के समय सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उससे धरती इतनी गर्म हो जाती कि हम जल भी सकते थे, और रात के समय इतनी ठंड हो सकती है कि उस ठंड में हम जम भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एटमॉस्फेयर पृथ्वी के तापमान को हमारे लिए रहने योग्य बनाता है, राइट। तो एटमॉस्फेयर में आपके तमाम तरह की गैसेस पाई जाती है और उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या कंपोजिशन है, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, उसके बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपके नाइट्रोजन। राइट, और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है आपकी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट आपके 21% है। थर्ड नंबर पर आपके आर्गन 0.93%। फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आपके है 0.03%। इसके अलावा हम अदर्स देखेंगे, अदर गैसेस 0.04%। और इस अदर्स में तमाम तरह की गैसेस है, जैसे कि आपका हीलियम, हाइड्रोजन, राइट, वाटर वेपर, और आपके कुछ डस्ट पार्टिकल भी है। अदर्स में आपके तमाम तरह की गैसेस है जिसका कंसंट्रेशन 0.04% है। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और इसके अलावा वाटर वेपर होता है, जलवाष्प भी होती है, और वायु में डस्ट पार्टिकल भी मौजूद रहते हैं, और इन सब से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, राइट।
तो अब जो हमारी धरती पर जो महत्वपूर्ण गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन हमारी धरती पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपके नाइट्रोजन, और ये है लगभग 78%। नाइट्रोजन हम ऑक्सीजन के साथ, जितने भी मनुष्य है या एनिमल्स है, वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भी इनहेल करते हैं। मगर हम मनुष्य या जो जीवित प्राणी है, जीव है, वो एनिमल्स, वो नाइट्रोजन को अपने शरीर में उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जैसे नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं ठीक उसी तरह एक्सेल भी कर देते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाल देते हैं। और जितने भी ग्रीन प्लांट है उसमें ग्रीन प्लांट के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, मगर एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली ग्रीन प्लांट नाइट्रोजन को गेन नहीं कर पाते। और ये गेन कैसे करते हैं? नाइट्रोजन मिट्टी में सॉल्युबल है, घुलनशील है, राइट। तो ग्रीन प्लांट मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, जो ग्रीन प्लांट है इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बदल देते हैं और उस बदले हुए स्वरूप को ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह जो ग्रीन प्लांट है वो नाइट्रोजन को गेन करते हैं, राइट। दूसरा इम्पोर्टेंट गैस है आपका ऑक्सीजन। और वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है, राइट। मनुष्य तथा पशु वो जीवित रहने के लिए वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, राइट, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो कह सकते हैं कि जहाँ मनुष्य और पशु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, राइट। नेक्स्ट गैस है आपका जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसको CO2 भी कहा जाता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है। इसमें हम मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, राइट, और जितने भी ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे धरती पर ये बैलेंस बना रहता है। मगर मनुष्य ने जो है रिसोर्सेज का मिसयूज किया है
उसका अति दोहन किया है, जैसे कि इतने भी मिनरल ऑयल्स है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके जलाने से CO2 प्रोड्यूस होती है, राइट। इससे क्या होता है कि हमारे धरती पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और नतीजा ये हो रहा है कि जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी होती जा रही है और एयर पॉल्यूटेड होती जा रही है। तब तमाम तरह के पॉल्यूशन इससे हमारी धरती पर होते जा रहे हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे फिर मौसम संबंधी हो, फिर चाहे जलवायु संबंधित या क्लाइमेट से रिलेटेड हो, राइट। तो इस तरह जो है CO2 को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, क्योंकि जितने अधिक पेड़ लगाएंगे तो उतना ही CO2 को जो इसको बैलेंस करता जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट गैसेस है हमारे जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा एटमॉस्फेयर 5 लेयर से मिलकर बना है, राइट। और वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहली आपके ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे लास्ट में है आपके एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर जो है, इन 5 लेयर से हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम बारी बारी से इन स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर, यहाँ हम अपने अर्थ के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, राइट। यहाँ लिख दे रहा हूँ अर्थ, ठीक। या इसको हम प्लेन बनाते हैं सीधा, इसको एक तरफ हम लेते हैं पोल, चाहे फिर वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। दूसरी तरफ लेते हैं हम इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो इस तरह से इक्वेटर से पोल की तरफ हम डिस्टेंस को लेते हैं यहाँ पर। यहाँ इक्वेटर, तो पहली लेयर क्या थी, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर को हम लेते हैं ऐसे। आप देख रहे हैं कि पोल पर ये लेयर छोटी सी है, इसकी हाइट कम है, और इक्वेटर पर अधिक है। इसका कारण ये है कि इक्वेटर पर गर्मी बहुत पड़ती है, सूर्य की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है। इस कारण इक्वेटर की आसपास की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इस कारण इक्वेटर पर ये जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ हो जाती है आपकी ऑलमोस्ट
16 किलोमीटर। और पोल पर, चूंकि पोल बहुत ठंडे इलाके हैं, यहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए आसपास की एयर भी ठंडी रहेगी। और जब एयर ठंडी होती है वो तो अधिक डेंस हो जाती है और नीचे बैठने लगती है। यही कारण है कि पोल पर आपके जो एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो कम हो जाती है, लगभग 8 किलोमीटर, राइट। तो पोल पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 16 किलोमीटर। और अगर हम इसका एवरेज हाइट देखें तो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर है उसकी एवरेज हाइट 12 किलोमीटर है, राइट। अब ट्रोपोस्फियर के विशेषता क्या है? ट्रोपोस्फियर में ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वेदर से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो यहीं पर होती है, राइट। यानी कि या बारिश होना, या क्लाउड्स का बनना, थंडर स्टॉर्म आना, तरह के साइक्लोन्स आना, फॉग वगैरह, ये तमाम तरह की जो वेदर फिनोमिना है वो इसी ट्रोपोस्फियर में ये घटनाएं होती है। इसीलिए ट्रोपोस्फियर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है वो है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई 12 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक होती है, राइट। और स्ट्रेटोस्फियर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में वेदर फिनोमिना या मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो लगभग ना के बराबर होती है। इसीलिए ये एरिया शांत रहता है और एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये फेवरेबल है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ा करते हैं। दूसरा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में ही लगभग 35 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर के बीच जो लेयर है वो आपकी ओजोन लेयर बनाती है। यानी कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर का ही एक पार्ट है। दोस्तों, ओजोन लेयर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ओजोन लेयर उसको फिल्टर करके हमारे धरती पर भेजता है, ठीक है। इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो है आपका मेसोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर, यानी कि मध्यमंडल, राइट। मेसोस्फीयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेसोस्फीयर में ये ऑलमोस्ट होता है आपके 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। इसकी जो हाइट होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है। और ये मेसोस्फीयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्रिक्स से आने वाले जो मेटेरॉइड्स हैं, उल्कापिंड, वो इसी मेसोस्फीयर में आकर जलने लगते हैं। आपने कभी कभी रात के समय देखा होगा कि तारा जो है टूटता हुआ दिखाई देता है और अचानक गायब हो जाता है। तो वो क्या है? वो मेटेरॉइड्स है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ते हैं और मेसोस्फीयर में एंटर करते ही वो जलकर राख होने लगते हैं, राइट। इसीलिए मेसोस्फीयर इतना इम्पोर्टेंस रखता है और धरती को मेटेरॉइड जो है अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके अलावा
मेसोस्फीयर के बाद जो लेयर है वो है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की हाइट जो रहती है 80 किलोमीटर से लगभग 700 किलोमीटर तक, राइट। और ये थर्मोस्फीयर की एक और खासियत है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ तापमान ऊंचाई पर जाते जाते बढ़ता जाता है, राइट। और इसकी एक और विशेषता ये है कि इसी में जो है आयंस मिलते हैं, ठीक है। राइट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस है वो यहीं पर मिलते हैं। इसी कारण आयंस यहाँ पर होने के कारण धरती से जो रेडियो वेव्स भेजी जाती है वो यहीं पर आकर टकराने से यहीं पर आती है और यहाँ से टकराने पर वापस धरती पर लौट जाती है। इट मीन्स कि हम जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं वो किसके कारण पॉसिबल है, वो थर्मोस्फीयर में आयंस के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से रेडियो वेव्स भेज रहे हैं, ठीक, और यहाँ से टकराने के बाद वो वापस धरती पर लौट आ रही है, राइट। माना यहाँ हम बैठे हैं और यहाँ से हमें जो है इंफॉर्मेशन पहुँचानी है यहाँ पर, तो यहाँ से रेडियो वेव्स पहले यहाँ जाएगी और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस जहाँ हमें पहुँचाना वहाँ पर पहुँच सकती है। तो इस तरह एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें सूचना को पहुँचाना है तो आयनोस्फीयर हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। इसके बाद जो सबसे लास्ट जो लेयर है आपकी वो है आपके एक्सोस्फीयर, यानी कि बहिर्मंडल। ये यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है और यहाँ वायु की बहुत ही पतली परत हो जाती है और जनरली यहाँ पर जो गैसेस पाई जाएगी वो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें यहाँ पर हल्की गैसें पाई जाएगी और यही इसी पतली परत से हीलियम हाइड्रोजन जो है अंतरिक्ष में तैरती है, राइट। तो दोस्तों ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से बना है और कौन कौन सी है, इनके क्या क्या फीचर्स है, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़रूर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में भी और 2-2, 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सही है। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।